Welcome students, one more video from Education a Holy Channel। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एपोजेसी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन वन शॉट लेक्चर, यानी कि वन शॉट यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। तो नोटबुक और पेन रखिए साथ में, जो बता रहा हूँ उसी टाइप से पढ़िए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेसन खोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक मतलब क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि पहले जो इजी पे हम पढ़ चुके हैं उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे यहाँ पे। क्योंकि जब हमारा बेसिक ही नहीं क्लियर करेंगे तो हम केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कैसे पढ़ेंगे। तो क्योंकि बुक पूरा जो है साइंस स्ट्रीम ली है आपने, पूरा साइंस के रिलेटेड, तो केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट में दिया है। तो केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है, बायो दिया है। तो केमिस्ट्री एक अलग से पूरा पार्ट दिया है। तो हार्ड लेवल, ये एडवांस लेवल की केमिस्ट्री है। 10th तक हम बेसिक पढ़े थे, अब यहाँ पे एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं। तो एडवांस लेवल पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक पहले पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा बेसिक बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें दिया है केमिस्ट्री का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दिया है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो केमिस्ट्री क्या है? एक स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं, और जैसे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, या उसके चेंजेस के बारे में, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन है पूरा अच्छे से। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस, its knowledge is required in the studies of physics, biological sciences, applied sciences, and earth and space sciences. The scope of chemistry is in every aspect of life. For example, the air we breathe, the food we eat, the fluids we drink, our clothing, transportation, and fuel supplies, and so on. केमिस्ट्री क्या है? सेंट्रल साइंस है जो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो कौन सी भी जगह हो। जैसे कि वो बायोलॉजिकल साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो, अर्थ साइंस हो, स्पेस साइंस हो। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री हर लाइफ में, हमारे एक्सपर्ट ऑफ लाइफ में हर जगह यूज़ है, चाहे वो कौन सी भी चीज़ में हो। चाहे मिल्क हो तो मिल्क है, योग में जैसे कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। तो हर जगह केमिस्ट्री प्रेजेंट है ही। जैसे कि हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी है ऑक्सीजन, फूड हम खा रहे हैं उसमें भी है कि इसमें कैल्शियम कितना है, विटामिन क्या है, इसमें कितना न्यूट्रिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन में भी है कार्बन, पॉल्यूशन, फ्यूल सप्लाईज में भी है नेचुरल गैस, है सब, और भी कई सारे। तो इट इज़ एन एशियंट साइंस ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एज मॉडर्न साइंस। तो भी ये एशियन साइंस है, पर ये धीरे धीरे डेवलप्ड होता गया और एडवांस होता गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये इतना डेवलप हो गया कि मॉडर्न साइंस में आ गई है एशियन से। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एक्सपांडेड आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या किया, इंस्ट्रूमेंट एक्सपांडेड कर दिया केमिस्ट्री के। अब वो सारे इंस्ट्रूमेंट अप्लाइड साइंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि मेडिसिन के लिए, डेंटिस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डेली यूज प्रोडक्ट के लिए। यानी कि जितना हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो गया कि केमिस्ट्री के लिए हमें बहुत सारे मशीन्स बन चुके हैं। जैसे मैंने जैसे बताया कि मेडिसिन के लिए हमारे बन गए, डेंटिस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डेली होम प्रोडक्ट के लिए। तो इंट्रोडक्शन तो हम कर लिए केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में मैंने देखा कि केमिस्ट्री कौन कौन सी जगह पे यूज़ होता है, वो कितना डेवलप में, वो कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ा। अब उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए नेचर ऑफ केमिस्ट्री हम रीड करते हैं। केमिस्ट्री इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एंड फर्दर इनटू 5 ब्रांचेस: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल,
bio, and analytical. Organic chemistry is the study of properties and reaction of compounds of carbon. तो केमिस्ट्री के पास 5 ब्रांचेस हैं। वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायो है, एनालिटिकल है। आपको मैं टिक करके दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो, एनालिटिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है और उसके रिएक्शन ऑफ कंपाउंड कार्बन के। तो ऑर्गेनिक आपको समझिए होगा केमिस्ट्री क्या है? स्टडी है कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके रिएक्शन ऑफ कंपाउंड के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए हम सेकेंड ब्रांच इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी जितने भी सब्सटेंस है उस सब के बारे में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक में जो आ रहे प्रॉपर्टीज और रिएक्शन कंपाउंड्स और कार्बन है, तो उनको छोड़ के जितने भी हैं सब्सटेंस वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री इज डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? प्रिंसिपल जो है केमिस्ट्री के रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना है, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और ये डील करता है जैसे कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हम जैसे कि एटम के बारे में पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमें बेसिक फ्रेमवर्क यानी कि बेसिक्स के बारे में बताता है जो बाकी ब्रांचेस के हमें लिए यूज़फुल है। चलिए कि फिजिकल हो गया, बायो और एनालिटिकल के देखते हैं। तो बायो और एनालिटिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल जितने बेसिक हैं वो सब उसी में इंक्लूड होते हैं। क्योंकि हम जब प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें एनालिसिस भी हम करेंगे, बायोलॉजिकल एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे, इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। चलिए तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं, बेसिक्स सबसे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बेसिक का मैटर। यू हैव लर्न दैट मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। Matter can be further classified into pure substance and mixture on the basis of chemical composition। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि मैटर क्या है। मैटर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास होता है। और मैटर प्योर सब्सटेंस में भी क्लासिफाइड होता है और मिक्सचर में भी होता है, जैसे उसका केमिकल कंपोजिशन हो। तो सबसे पहले हम ब्रांच देख लेंगे कैसे, टेबल यहाँ पे दिया है हमें। तो हमारा तो मैटर क्लासीफाई होता है 2 टाइप्स में, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। और मिक्सचर में एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस। तो हम डायरेक्टली हम एलिमेंट के लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊँगा। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। Pure substances have a definite chemical composition. They always have the same properties regardless of their origin. तो प्योर सब्सटेंस क्या है? उसके पास डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और उसके पास सेम प्रॉपर्टीज होते हैं उसके ओरिजिन से। और मिक्सचर के पास कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, ना उनका कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन मिल गया कि प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो प्योर सब्सटेंस के पास डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और मिक्सचर के पास कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है। और प्योर सब्सटेंस के पास प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस रहते हैं ओरिजिन का, और जो मिक्सचर है उसके पास कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल एक बार देख लेते हैं।
जैसे कि प्योर सिस्टम में एग्जाम्पल आएगा, जैसे प्योर मेटल है या डिस्टिल वाटर है। और मिक्सचर में जैसे पेंट, कई सारे ऑयल्स के मिक्सचर किया है, पिगमेंट का किया है, एडिटिव किया है। कंक्रीट में हम बनाते तो सैंड यूज़ करते हैं, इसमें सीमेंट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। तो हमने अभी किसको डिफाइन किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को किया, तो उसके बाद एलिमेंट, उनके बारे में देखेंगे। तो एलिमेंट में भी हमारे टाइप्स मिले हैं। तो सबसे पहला है मेटल। एलिमेंट की 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये बेसिक में आपको पता ही है आपको, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जो मेटल होते हैं वो उनके पास लस्टर होता है। लस्टर यानी कि वो शाइनी अपीयरेंस करते हैं, यानी कि बहुत शाइन करते हैं जो प्योर मेटल होते हैं। और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। वो हम इसको वायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डक्टाइल करके, यानी कि हम कितना भी इसको लंबा कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल है वो। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। और ये मेटल हम हैमर्ड करके एक थिन शीट भी बना सकते हैं, यानी कि मैलिएबल भी है। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है और मर्क्यूरी भी है, जो लिक्विड मेटल में आता है रूम टेम्परेचर में। तो आपको मेटल मालूम पड़ गया। मेटल क्या होता है, वो शाइनी अपीयरेंस करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और वो वायर के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। और हम इसको हैमर्ड करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके एग्जांपल कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी। हम नॉन मेटल देखेंगे। तो नॉन मेटल जो होता है उनके पास कोई लस्टर, यानी कि कोई हल्का सा कोई शाइनिंग नहीं होती, और वो यानी कि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत कम होते हैं, सिवाय ग्राफाइट के। ग्राफाइट नॉन मेटल में आता है, पर उसको वो गुड कंडक्टर है, तो उसको छोड़ के जितने भी हैं वो सब पुअर कंडक्टर में आते हैं। और जो नॉन मेटल है उसको हम हैमर्ड नहीं कर सकते या सीड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ब्रिटल होते हैं, जैसे कि आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। तो ये सब बहुत ब्रिटल होते हैं, इसको हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेटलॉइड। सम प्रॉपर्टीज हैव इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। जैसे कुछ एलिमेंट्स है जो मेटल के भी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और जो नॉन मेटल के भी दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड। और कौन कौन से, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अब हमने पहले प्योर सब्सटेंस का पहला देख लिया हमने एलिमेंट, उसके बाद हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो ब्रोक हो के सिंपलेस्ट सब्सटेंस में हो सकता है उसके ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस की मदद से। इन अ कंपाउंड 2 or 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड में क्या है, 2 या 3 एलिमेंट कंबाइंड होकर फिक्स प्रोपोर्शन बनाते हैं। मिक्सचर कंटेन 2 or more substance is no fixed proportion may be separated by physical method। तो मिक्सचर कंटेन क्या करता है, 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करता है, तो उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता और ना वो सेपरेट हो सकता है फिजिकल मेथड से। वो हो सकता है थोड़ा बहुत। मिक्सचर ऑफ फर्दर डिवाइडेड इन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर किस में डिवाइड हो रहा है, होमोजीनियस में हो रहा है और हेटेरोजीनियस में। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रूआउट इट्स वर्क। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर डिवाइड हो रहा है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। तो जो होमोजीनियस का मिक्सचर है, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूट होता है उसमें और सॉल्वेंट होता है, और वो कौन में होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है वर्क में। और जो हेटेरोजीनियस है, द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जो हेटेरोजीनियस में मिक्सचर है उसमें जो मॉलिक्यूल ऑफ कंसिस्टेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता वर्क में, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। You are also aware that matter exists in 3 different states, namely gas, liquid, solid. You are going to learn about these in Unit 3, Chapter 10. जिसके बारे में हम यूनिट 3 चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इन सॉलिड कंसिस्टेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर, देयरफॉर सॉलिड पोजेस इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो समझ लीजिए, मैं आपको बस का एग्जांपल देता हूँ। तो एक बस है जो पूरी इतने गर्दी से भरी हुई है, इसमें बैठने की जगह नहीं है, तो हम ना मूव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो बस में हम मूव नहीं कर सकते, पूरा एकदम अच्छे से पूरा भरा हुआ है गर्दी के साथ, एकदम क्राउड पूरा है। तो उसको हम सॉलिड कहेंगे क्योंकि हम मूव नहीं कर सकते एकदम। जैसे तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसमें ना आइटम एकदम ऐसे पूरे भरे हुए रहते हैं, हल्का सा मूव नहीं कर सकते। अब समझ लीजिए कि बस में बैठने वाले तो बैठे हुए हैं पर गर्दी नहीं है, यानी कि बैठने की जगह भर गई है तो भी गर्दी नहीं है, क्राउड नहीं है उतना, तो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। तो हम उसको कहेंगे लिक्विड। वैसे ही सेम लिक्विड में होता है, क्योंकि लिक्विड में है थोड़ा बहुत जगह है जिसकी वजह से आइटम थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। अब समझ लीजिए कि बस में ना एक आध लोग ही बैठे हैं, बहुत कम लोग बैठे हैं, और आप कहीं जब मन के जहाँ जा सकते हो उस बस में, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, कहीं भी जाओ। सेम गैस का भी है। तो गैस में जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली मूव होते हैं। तो आपको सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में समझ गया होगा। तो सॉलिड क्या करता है, सबसे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ। सॉलिड क्या, उसके पास डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, और एकदम टाइटली उसके एटम मॉलिक्यूल एकदम टाइटली होते हैं। और जो लिक्विड होता है वो उसकी एटम बहुत हल्के से ढीले होते हैं एकदम, और थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। तो वही गैस है, गैस के पास एकदम फ्रीली एटम होते हैं और वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, वो इनकन्वर्टिबल है और चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो ये 3 है वो इनकन्वर्टिबल है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर चेंज करे तो भी इंटर कन्वर्टिबल है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मेजरमेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक properties which can be classified into 2 categories as physical properties and chemical properties। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मेजरमेंट के बारे में। तो हम आपको बता दूं कि कई टाइप्स के मैटर हम देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखें, जो क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। Physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो मेजर हो सकता है और ऑब्जर्व हो सकता है बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के चेंजेस पे। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो मेजर हो सकता है, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसमें कोई केमिकल चेंज किए। अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि कलर, यहाँ पे कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज एंड देयरबाय एग्जिबिट इन केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जहाँ हमारा सब्सटेंस अंडरगो होता है केमिकल चेंज में, एंड देयर बाय एग्जिबिटेड चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मैं सिंपल शब्द में बताता हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ सब्सटेंस केमिकल चेंज करता है
और एक दूसरा चेंज होकर दूसरा कंपोजिशन बताता है, उससे हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कोल बर्न्स इनटू एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम जब कोल को बर्न करते हैं तो जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि केमिकल चेंज हुआ उसमें। या मैग्नीशियम वायर तो उसको हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों समझा होगा। नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटी इन नेचर, यानी कि जो कई सारे प्रॉपर्टीज है मैटर के वो नेचर में क्वांटिटी, यानी कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि कुछ प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी में नेचर होता है, तो जो मेजर होते हैं, जो मेजरमेंट को क्या है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो वो क्या करता है, कंपेयर करता है किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, उस स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। जो रिप्रोड्यूसिबल होता है और चेंज नहीं कर सकते उसे हम। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा क्वांटिटी में नेचर। तो कई सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है जो मेजर हो सकते हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, एरिया है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टाइम है, कई सारे। एनी क्वांटिटी मेजर इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ फॉलोइंग बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। तो कोई भी क्वांटिटी मेजर एक्सप्रेस होता है एक नंबर के साथ, उसके यूनिट के साथ। जैसे कि लेंथ ऑफ क्लास रूम कैन बी रिप्रेजेंट एज 10 मीटर, हियर 10 इज द नंबर एंड m डिनोट्स मीटर, द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, क्लास है तो क्लास 10 मीटर लेंथ, तो यानी कि 10 क्या है, नंबर है, और वहाँ पे m डिनोट कर रहा है यूनिट में, मीटर से, जो उसका लेंथ बता रहा है मेजर करके। तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। There are several systems in which units are expressed such as CGS, FPS, MKS। तो और भी कई सारे सिस्टम जैसे कि पहले यूज़ किए गए थे, जैसे CGS है, FPS है, MKS है। तो CGS क्या है, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। और ये वहीं पर फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर ग्राम, पाउंड फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। MKS दिया है, मीटर फॉर किलोग्राम, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर सेकेंड टाइम। ऐसे करिए, 3 है। उसके बाद हमें जनरल कॉन्फ्रेंस 96 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बताया गया, रेकमेंड किया गया। तो ऐसा है, यूनिट हर जगह पे एक्सेप्टेड है। और क्योंकि ये क्यों दिया गया, क्योंकि CGS और MKS ऐसे अलग अलग जगह पे सब थे, तो वहाँ का वैल्यू वहाँ सेम नहीं हो रहा था, इसके लिए ऐसे यूनिट को रेकमेंड किया गया जो हर जगह सेम रहेगा। द मेट्रिक सिस्टम विच originated in France in late 18th century was more convenient and is more based on the decimal system। तो ये बहुत ईजी भी था और ये डेसिमल सिस्टम के लिए भी बहुत कन्वीनियंट था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट जो है उसके पास 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, और कौन कौन से हैं यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पे लिखा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता। और वहीं पे एक और क्वांटिटी है जो डिराइव क्वांटिटी, जो दूसरे जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में दिया है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ है, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी। तो आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे एक बार। तो इनके सिंबल लेंथ के L से हम डिनोट करते हैं, मास का स्मॉल m से, टाइम का T से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से हम करते हैं, क्वांटिटी के लिए सिंबल है।
थर्मोडायनेमिक का टेम्परेचर T से करते हैं, अमाउंट N से करते हैं, ल्यूमिनेसिटी का IV से करते हैं। उसके जो SI यूनिट है उनको हम मीटर में कन्वर्ट, जैसे कि लेंथ का हम मीटर में काउंट करते हैं, मास का किलोग्राम में, टाइम का सेकंड में हम करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन में करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मोल में करते हैं, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको कैंडेला में करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता चल गया। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इंक्लूड होते हैं, जैसे मास, वेट, ये सब बारे में पढ़ेंगे। We know that matter has mass, so mass is an inherent property of matter. It is the measure of the quantity of matter a body contains. The mass of a body does not vary its position. On the other hand, the weight of a body is a result of mass and gravitational attraction. Weight of a body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with the distance from the center of the earth. तो मास क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मास का डेफिनेशन क्या है? मैटर कंटेन बॉडी, यानी कि कितना मैटर कंटेन किया है बॉडी, उसे हम कहते हैं मास। तो ना वो अपने पोजीशन चेंज करता है ना कुछ करता है। वहीं वेट है, वेट मास पे डिपेंड है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पे डिपेंड है, तो उसी तरह से वेट का वैल्यू आता है। वेट चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जैसा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, अर्थ पे कोई और वैल्यू है तो दूसरे प्लैनेट पर आकर हो जाएगा, तो दूसरा कोई वैल्यू रहेगा वहाँ पे, जैसे उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। इसके लिए हम मास को ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलेंगे वेट से। नेक्स्ट है लेंथ। इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग सच एज एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस एंड सोन। तो हमने लेंथ के बारे में बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस में पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ में पढ़ा है, वेव लेंथ में पढ़ा है, और कई सारे हम पढ़ने वाले भी हैं। तो दिस क्वांटिटी आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ आर यूज्ड फॉर एग्जांपल नैनोमीटर, पिकोमीटर। हियर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो लेंथ में क्या है, जो हम कई सारे वैल्यू जो बहुत छोटे होते हैं उनके लिए हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नैनोमीटर, पिकोमीटर, ऐसे कई सारे वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ऑक्यूप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट है उसके बारे में पढ़ना होता है, और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता कि कौन सा भी शेप हो सकता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, तो हम वॉल्यूम का मेजरमेंट किस में करते हैं? जैसे कि लिक्विड में करते हैं, गैसेस में करते हैं, या कॉमन लीटर में करते हैं। पर हमारा SI यूनिट में हमें दिया है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब दिया है। तो 1 लीटर कितना होता है? 1 DM क्यूब होता है, और 1 DM क्यूब कितना होता है? 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर 10 × वॉल्यूम होता है, तो यानी कि मीटर क्यूब होता है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम का। आपको समझ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डेंसिटी। Different kinds of glassware are used to measure the volume of liquid and solution. For example, graduated cylinder, burette, pipette, etc. पहले इसके यहाँ पे कुछ पार्ट बचे थे, जैसे कि कई सारे ग्लासवेयर हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिक्विड को मेजर करने के लिए, जैसे कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ब्यूरेट है, पाइपेट है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम यूज़ कर सकते हैं जो नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसके लिए, जैसे यहाँ पे दिया आपको। ये सब वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए है। जैसे कि 100 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करते हैं, 25 ml पाइपेट यूज़ करते हैं, 50 ml ब्यूरेट यूज़ कर सकते हैं, 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। It is determined in the laboratory by measuring both the mass and the volume of a substance. तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये डिटरमाइन होता है लेबोरेटरी में, जो मेजरिंग जब मास और वॉल्यूम को
मेज़र करते हैं। द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कैलकुलेट होता है जब मास बाय वॉल्यूम हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी का दिया है ऐसा फॉर्मूला के साथ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो ऐसा यूनिट के साथ लिखेंगे तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम मीटर टू माइनस क्यूब पढ़ेंगे। और वहीं पे CGS यूनिट में पढ़ेंगे ग्राम अपॉन ml और ग्राम ml -1 या ग्राम सेंटीमीटर इज टू -3 क्यूब। नेक्स्ट टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको तो ये पहले से पता होगा कि टेम्परेचर हम के बारे में कि वो क्या पता करता है, हॉटनेस कोल्डनेस के बारे में पता करता है। तो उसके और भी कई सारे स्केल है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस के बारे में पढ़े होंगे, फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़े होंगे, केल्विन के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब कॉमन स्केल है जो मेजर करते हैं टेम्परेचर को। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, यह के इज़ द एसआई यूनिट। तो हमारा पर यहाँ पे हम केल्विन को ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि के एसआई यूनिट है और वो थर्मामीटर में भी यूज़ होता है। जनरली द थर्मामीटर विद डिग्री सेल्सियस कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 100 डिग्री, where these two temperatures are respectively the freezing point and the boiling point of at atmospheric pressure। तो जो जनरली हम डिग्री सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर होता है वो कैलिब्रेटेड होता है 0 से 100 डिग्री तक। वहीं दो बाकी जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बताते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। These are represent on Fahrenheit स्केल। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो कहाँ से डिग्री से होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है वो कैलिब्रेट। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो जो ये दो स्केल है वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया तो फ़ारेनहाइट को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 9/5 में हम डिग्री सेल्सियस का मल्टीप्लाई करेंगे और 32 प्लस करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट अगर डिग्री सेल्सियस लिखा है तो फ़ारेनहाइट की हम वैल्यू डालेंगे 9/5 करेंगे तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे तो हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकल जाएगा। और उसके बाद अगर हमारा केल्विन का निकालें तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 का प्लस कर देंगे, हमारा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन। द एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर and form compounds. This process is governed by 5 basic law। तो जो एलिमेंट है कंबाइंड ईच अदर से होता है और एक दूसरे से होता है और वो कंपाउंड फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम जैसे इन सभी प्रोसेस को 5 लॉ है जो डिस्कवर किए हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Antoine Lavoisier, a French scientist, is often referred to as the father of modern chemistry। तो एंटोनी लेवोइजर क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट है जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। ही केयरफुली परफॉर्म मैनी कंबसन एक्सपेरिमेंट नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी। तो इन्होंने कई सारे बहुत ही ज़रूरी परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कंबसन के बारे में, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में किया। बहुत इन प्रेजेंस ऑफ एयर के बारे में पढ़ा, नॉर्मल टेम्परेचर में पढ़ा भी है उन्होंने, एयर टेम्परेचर में पढ़ा है, बट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन वेट। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द वेट गेन बाय द फॉस्फोरस वाज एग्जैक्टली सेम एज द वेट लॉस बाय द एयर। तो यानी कि जो वेट गेन होता है फॉस्फोरस से वो वही सेम होता है जो वेट एयर से लॉस्ट होता है। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना वेट रहता है रिएक्टेंट का
वो मास ऑफ प्रोडक्ट से एयर में जितना रहता है उतना ही रहता है। When hydrogen gas burn and combines with oxygen to yield water, the mass of the water form is equal to the mass of the hydrogen। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस जब बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो हम वाटर बनाएंगे, तो जो मास ऑफ द वाटर फॉर्म होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंज्यूम किया है। Thus the law of conservation of mass state that mass can neither be created or nor destroyed। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से हमें पता था कि मास जो है वो हम ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सैंपल ऑफ कार्बिक कार्बोनेट। तो जो फ्रेंच केमिस्ट है जोसेफ प्रोस्ट परफॉर्म किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे? 2 सैंपल ऑफ कार्बिक कार्बोनेट पे। वन ऑफ द सैंपल वॉज नेचुरल इन ओरिजिन एंड द अदर वॉज सिंथेटिक वन। तो यहाँ पे जो सैंपल के बारे में कार्बोनेट का किया, उनमें से एक नेचुरल था ओरिजिन में और दूसरा सिंथेटिक वन था। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल आर एज शोन बिलो। तो नीचे सैंपल दिखाया हुआ है। कार्बिक कार्बोनेट का जो एक नेचुरल सैंपल है वो भी उसका भी परसेंट ऑफ कॉपर कितना है? 51.35 है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन परसेंट में है 38.91 है और कार्बन कितना है? 9.74 ही है। वहीं पर सेम टू सेम सिंथेटिक सैंपल भी वही सेम है। दिस लेट जोसेफ प्रोस्ट स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज फॉलो। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय वेट। यानी कि जो भी कंपाउंड हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन वेट बताता है। Irrespective of the source, a given compound always contains same element in the same proportion। The validity of this law has been confirmed by various experiments। This law is sometimes referred to as law of definite composition। Next है law of multiple proportion। This law was proposed by John Dalton in 1803। It has been observed that 2 or more elements may form more than one compound। Law of multiple proportion summarizes many experiments on such a compound। When 2 elements A and B form more than one compound, the mass of element B that combined with a given mass of A are always in the ratio of small whole number। तो ये लॉ प्रपोज हुआ है जॉन डाल्टन से 1803 में। तो इसमें ऑब्जर्व हुआ 2 या 3 एलिमेंट फॉर्म करते हैं एक कंपाउंड को। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समराइज करता है कई सारे एक्सपेरिमेंट जो कंपाउंड में है, जैसे कि 2 एलिमेंट है ए और बी जो कर रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड में बना रहे हैं। बट द मास ऑफ एलिमेंट बी डेट कंबाइंड विद गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो जो मास ऑफ एलिमेंट बी है वो कंबाइन होकर मास ऑफ ए से तो एक स्मॉल होल नंबर में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स namely water and hydrogen peroxide। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है वो दूसरा कुछ बनाता है, जैसे कि वाटर। दूसरा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है अगर अमाउंट बढ़ा दिया जाए। हाइड्रोजन का जैसे कि अमाउंट वही उतना ही है, पर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दे तो वो कहीं कुछ और फॉर्म हो सकता है कंपाउंड में। जैसे कि हाइड्रोजन 2 ग्राम है और वहाँ पे ऑक्सीजन को 16 ग्राम और बढ़ा दिए, यानी कि 1 एलिमेंट डाले तो वाटर बना। अगर उसमें एलिमेंट 2 कर दिया यानी कि H1 ही है, H उतना ही है, H2 ही है और O2 के जगह पे O2 डाल दिया, H2O2 डाल दिया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। Here it is found that 2 masses of oxygen 16 gram and 32 gram which combined with the fixed mass of hydrogen are in the ratio of a small number that is 16:32 or 1:2। Nitrogen and oxygen combine to form 2 compounds nitric oxide and nitrogen oxide। तो यहाँ पे भी उनका सेम ही रेशियो आ रहा है 16:32 यानी कि 1:2। नेक्स्ट है गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
This law was put forth by the Gay Lussac in law in 1883. 8. The law states when gases combine or are produced in chemical reaction, they do not do so in a simple ratio by volume. तो जो गैसेस कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो सिंपल रेशियो में वॉल्यूम प्रोवाइड करता है सभी गैसेस के सेम टेम्परेचर में और प्रेशर में। आप इसको एक्सप्लेन किया है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। यानी कि यहाँ पे वो क्या है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होता है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या हमें दे रहा है 100 ml ऑफ वाटर वेपर, जहाँ पे दो वॉल्यूम है। Thus the volume of hydrogen gas and oxygen gas which combines together, that is 100 ml, and 50 ml producing 2 volume of water vapor which amounts to 100 ml bear a simple ratio 2:1:2। तो एक सिंपल रेशियो बन रहा है 2:1:2। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 ml जो हाइड्रोजन है वो वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है 50 ml ऑफ वाटर ऑक्सीजन से, तो हमें 100 ml ऑफ वाटर वेपर दे रहा है। तो एक सिंपल रेशियो बन रहा है। वो कौन सा रेशियो बन रहा है, 2:1:2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर में होता है। जैसे कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है और वो 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से हो रहा है, तो वो क्या फॉर्म करता है, अमोनिया। Thus the volume of nitrogen gas and hydrogen gas which combine together, that is 1 liter and 3 liter, and volume of ammonia gas produced, that is 2 liter, bear a simple ratio is 1:3:2। Next है Avogadro law। In 1811 Avogadro proposed that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो एवोगाड्रो ने प्रपोज किया जैसे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो प्रपोज करता है इक्वल वॉल्यूम कहता है सभी गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, अगर हम कंसीडर करें जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को वाटर वेपर के, जैसे कि हाइड्रोजन 100 ml ऑफ है, ऑक्सीजन 50 ml के साथ वो कंबाइन होता है तो वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। तो सेम हमने वहाँ पे रेशियो देखा है गे ल्यूसिक लॉ में, तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कहे तो हमें 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है। यहाँ पे भी एवोगाड्रो में वही बताया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स को 1 मॉलिक्यूल के साथ हम कंबाइन करते तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है। वी सीटेड 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, 1 वॉल्यूम कंटेन molecules, then 2 n molecule of hydrogen combined with n molecules of oxygen to give 2 n molecules of water. Therefore 2 molecules of hydrogen gas combined with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of vapor। यानी कि जो 2 molecule हाइड्रोजन है गैस कंबाइन होकर 1 molecule ऑक्सीजन के साथ, वो हमें देता है 2 molecule वाटर वेपर। Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। तो उन्होंने कंसिडर करके बोला कि वो पॉलीएटॉमिक है मॉलिक्यूल्स है। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसिडर्ड एज डायएटॉमिक as recognized now, then the above results are easily understandable। नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। In 1808, Dalton published a new system of the chemical philosophy। तो जैसे पता है कि डाल्टन ने पब्लिश किया था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। उसमें बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो मैटर जो कंसिस्ट करता है टाइनी और इंडिविजुअल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एटम। ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। तो सभी एटम के पास उनका आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है।
मास को इंक्लूड करके। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, तो जो जैसे एटम वो डिफरेंट एलिमेंट होता है वैसे ही उसका मास भी डिफरेंट होता है। कंपाउंड ऑफ फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड फॉर्म होता है जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है फिक्स रेशियो में। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अलॉन्ग ओनली द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन तभी इन्वॉल्व होता है जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। एटम आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिसाइड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे डाल्टन ने रिकॉग्नाइज किया कि जो एटम है वो ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। डाल्टन कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।